अध्याय 20। कुछ ही समय में सभी ने देखा कि गोबो की एक अजीब और हैरान करने वाली आदत थी। वह रात में सो जाता था जब बाकी सभी जागते और इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन दिन में जब बाकी सभी छिपने और सोने के लिए जगह तलाशते थे तो वह खुशी खुशी कहीं चला जाता था। और जब उसका मन करता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के घने जंगल से बाहर निकल जाता और बिना किसी चिंता के पूरे दिन के उजाले में घास के मैदान के बीच में खड़ा हो जाता। बाम्बी अब इस बारे में चुप नहीं रह सका। क्या तुम्हें खतरा नहीं लगता? उसने पूछा। नहीं, गोबो ने सरल उत्तर दिया। मुझे कोई खतरा नहीं है। बाम्बी, प्रिया, गोबो की माँ ने कहा, तुम भूल रहे हो कि वह उसका दोस्त है। गोबो खुद को तुमसे या किसी और से ज्यादा अनुमति दे सकता है और उसे इस बात पर बहुत गर्व था। बाम्बी ने फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन गोबो ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो, कभी कभी मुझे यह अजीब लगता है कि मैं यहाँ इस तरह से खा सकता हूँ जब भी मैं चाहता हूँ और जहाँ भी मैं चाहता हूँ। बाम्बी को समझ नहीं आया, इसमें अजीब क्या है, हम सब यही करते हैं। गोबो ने इस बारे में सोचा और कहा, हाँ ठीक है, ये तुम हो, लेकिन मेरे साथ ये थोड़ा अलग है। मुझे आदत हो गई है कि मेरा खाना मेरे पास लाया जाता है और जब ये तैयार हो जाता है तो वे मुझे बुलाते हैं। बाम्बी ने दया से गोबो को देखा, आंटी एना, फालिन और मरीना को देखा, लेकिन वे बस मुस्कुराईं और गोबो की प्रशंसा की। मुझे लगता है, फालिन ने शुरू किया, मुझे लगता है कि आपको सर्दियों की आदत डालना मुश्किल लगेगा, गोबो। हमारे लिए सर्दियों में बाहर घास नहीं होती, शलजम नहीं, आलू नहीं। ये सच है, गोबो ने सोच समझकर उत्तर दिया, लेकिन अगर यह मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है तो मैं बस उसके पास वापस चला जाऊंगा। मुझे भूखा क्यों रहना चाहिए? मुझे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है। बिना कुछ कहे बाम्बी मुड़ी और चली गई। गोबो अब मिरेना के साथ अकेला था और उसने बाम्बी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह मुझे नहीं समझता, उसने कहा। बाम्बी अच्छी है, लेकिन उसे लगता है कि मैं अभी भी बेवकूफ़ हूँ, छोटा गोबो, जैसा कि मैं हुआ करता था। वह अभी भी यह नहीं समझ सकता कि मैं किसी खास चीज़ में बदल गया हूँ। खतरा, वह हमेशा खतरे के बारे में क्यों बात करता रहता है? मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए सबसे अच्छा चाहता है, लेकिन खतरा उसके और उसके जैसे लोगों के लिए कुछ है, मेरे लिए नहीं। मेरीना उससे सहमत थी, वो उससे प्यार करती थी और गोबो भी उससे प्यार करता था और वे दोनों बहुत खुश थे। देखो, उसने उससे कहा, कोई भी मुझे उतना नहीं समझता जितना तुम समझती हो। वैसे भी मैं शिकायत नहीं कर सकता, हर कोई मेरा सम्मान और आदर करता है, लेकिन ये तुम ही हो जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हो। दूसरे, मैंने उन्हें कई बार बताया है कि वो कितना अच्छा है, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुनते। मुझे यकीन है कि वे नहीं सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वे सोचते रहते हैं कि वह बहुत बुरा होगा। मैंने हमेशा उन पर विश्वास किया है, मरीना ने उत्साह से कहा। सचमुच? गोबो ने सहजता से उत्तर दिया। क्या तुम्हें याद नहीं है, मरीना ने कहा, वह दिन जब तुम बर्फ में लेटे रहे थे? मैंने कहा था कि एक दिन वो हमारे पास यहाँ जंगल में आएगा और हमारे साथ खेलेगा। नहीं, गोबो ने बहुत धीरे से कहा, मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है। कुछ हफ्ते बीत गए और एक सुबह, जैसे ही सूरज उग रहा था, बाम्बी और फालिन, गोबो और मरेनी, सभी हेजेल झाड़ियों के पुराने घने जंगल में एक साथ थे, जिसे वे अपना घर मानते थे। बाम्बी और फालिन अपने भटकने से घर वापस आए थे। वे ओक के पास से गुजरे थे और आराम करने के लिए जगह तलाश रहे थे, तभी उनकी मुलाकात गोबो और मरेना से हुई। गोबो घास के मैदान में जाने ही वाला था। हमारे साथ यहीं रहो, बाम्बी ने कहा। जल्द ही दिन का उजाला हो जाएगा, इस समय कोई भी बाहर खुले में नहीं जाता। बेवकूफ़ी भरी बात है, गोबो ने मजाक उड़ाया। अगर कोई नहीं जाता है तो मैं जाता हूँ। वह तेजी से चला गया, मरीना उसके पीछे चली गई। बाम्बी और फालिन वहीं रुके रहे जहाँ वे थे। चलो, बाम्बी ने गुस्से में फालिन से कहा। चलो, वह जो चाहे कर सकता है। वे आगे बढ़ना चाहते थे। तभी बाहर, घास के मैदान के दूसरी तरफ से, नीलकंठ की चीख सुनाई दी,
जो बहुत तेज और भयावह थी। बाम्बी अचानक घूमा और गोबो के पीछे भागा। ओक के पेड़ के पास पहुंचने से ठीक पहले वह गोबो और मरीना के पास पहुंच गया। क्या तुमने सुना? उसने उसे पुकारा। क्या सुना? गोबो ने हैरानी से पूछा। घास के मैदान के दूसरी ओर बैठा नीलकंठ फिर चीखा। क्या तुम सचमुच इसे नहीं सुन सकते? बाम्बी ने दोहराया। नहीं, गोबो ने शांति से कहा। इसका मतलब खतरा है, बाम्बी ने जोर देकर कहा। अब एक मैगपाई दिखाई दिया जो चलते चलते चहचहा रहा था, और उसके तुरंत बाद एक और मैगपाई आया और फिर उतनी ही जल्दी एक तीसरा भी। उसी समय नीलकंठ फिर से चीखा और कौवे ने हवा में ऊपर से संकेत दिए। फालिन ने भी उनसे विनती करना शुरू कर दिया। वहां मत जाओ, गोबो, ये खतरनाक है। अब तो मरीना भी उससे आग्रह करने लगी। यहीं रुको, मेरी खातिर आज यहीं रुको, ये खतरनाक है। गोबो वहीं खड़ा रहा और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। खतरा, खतरा, मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? उस पल के खतरे को देखते हुए बाम्बी को एक विचार सूझा। कम से कम पहले मरीना को बाहर जाने दो, फिर हम जान लेंगे। उसने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि मरीना वहां से खिसक गई। तीनों वहीं खड़े होकर उसे देखने लगे। बाम्बी और फालिन ने अपनी सांस रोक ली। गोबो खुलकर धैर्य रख रहा था, मानो वह दूसरों को अपनी मूर्खतापूर्ण राह पर चलने देना चाहता हो। उन्होंने देखा कि कैसे मरीना धीरे धीरे घास के मैदान की ओर कदम बढ़ाती जा रही थी। उसका सिर ऊंचा उठा हुआ था, उसके पैर हिचकिचा रहे थे। उसने चारों ओर देखा और हर तरफ हवा को सूंघा। वह अचानक घूमी, बिजली की तरह तेज, एक ऊंची छलांग और, जैसे कि तूफान से उड़ गई हो, वो वापस झाड़ियों में आ गई। वह वहाँ है, उसने ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो डर से घुट रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसे देखा, वह वहाँ है। वो हकलाते हुए बोली, ऊपर, वो वहाँ खड़ा है, एल्डर के पेड़ के पास। चलो यहाँ से चले जाएं। बाम्बी ने पुकारा। अब चलो यहाँ से चले जाएं। चले आओ, फालिन ने उनसे विनती की। और मरीना, जो अब मुश्किल से बोल पा रही थी, फुसफुसाते हुए बोली, कृपया गोबो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमारे साथ चलो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। लेकिन गोबो शांत रहा। तो भाग जाओ, जितना भाग सकते हो भागो। उसने कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। अगर वो वहाँ है तो मैं जाकर नमस्ते कहूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो गोबो को रोक सकता था। वे जहाँ थे वहीं रुके रहे और उसे घास के मैदान में जाते हुए देखते रहे। वे पीछे रह गए क्योंकि उसके असीम आत्मविश्वास ने उन पर एक तरह की शक्ति जमा ली थी और साथ ही उनके मन में उसके लिए भय भी था। वे उस स्थान से हिलने में असमर्थ थे। गोबो घास के मैदान में खुले में खड़ा था और एल्डर को खोजने के लिए इधर उधर देख रहा था। अब उसे लगा कि उसने उसे पा लिया है, अब उसे लगा कि उसने उसे देख लिया है। तभी बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। इस आवाज से गोबो हवा में उछल गया। वह अचानक घूमा और जितनी तेजी से छलांग लगा सकता था, उतनी तेजी से झाड़ियों में वापस उड़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो वे अभी भी वहीं खड़े थे, अपने डर के कारण हिलने में असमर्थ थे। उन्होंने उसकी सांसों की सीटी सुनी। वह रुका नहीं बल्कि बिना सोचे समझे छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ गया। वे उसकी ओर मुड़े, उसे घेर लिया और पूरी तरह से भाग गए। लेकिन बहुत जल्द ही गोबो का पतन हो गया। मेरिना तुरंत उसके पास ही खड़ी हो गई। बाम्बी और फालिन थोड़ी दूर पर थे, किसी भी समय भागने के लिए तैयार। गोबो का पार्श्व भाग फट गया था और वो खून से लथपथ अपनी अंतड़ियां बाहर निकाले पड़ा था। उसने मुड़ने और सिर उठाने की एक सुस्त हरकत की। मेरिना, उसने कुछ प्रयास के साथ कहा, मेरिना। उसने मुझे पहचाना नहीं। उसकी आवाज रुक गई। उनके और घास के मैदान के बीच की झाड़ियों से एक जोरदार आवाज आ रही थी, जिसमें सावधानी बरतने की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही थी। मरीना ने अपना सिर नीचे करके गोबो की ओर देखा। वह आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। गोबो, वह आ रहा है। क्या तुम खड़े होकर मेरे साथ नहीं आ सकते? गोबो ने एक बार फिर कमजोरी से अपना सिर घुमाया और ऊपर उठाया। उसके पैर जोर से हिले लेकिन वो वहीं पड़ा रहा जहां वह था।
एक खड़खड़ाहट, एक दरार और एक तेज सरसराहट के साथ झाड़ियां अलग हो गईं और वह अंदर आ गया। मरीना उसे थोड़ी दूर से देख सकती थी। वह धीरे धीरे पीछे खिसकी, झाड़ियों के पीछे गायब हो गई और जल्दी से बाम्बी और फालिन के पास चली गई। वह एक बार फिर पीछे मुड़ी और उसने देखा कि वो गिरे हुए गोबो के ऊपर झुका और उसे पकड़ लिया। तभी उसने गोबो की मौत की दयनीय चीख सुनी।